बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले से ही इस चैनल के अंदर पड़ी हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वीडियो में और उस वीडियो में जो मेन फर्क है वो कुछ इस तरह से है कि उस वीडियो के अंदर हमने हाइपरथायराइडिज्म के काजेज को समझा है। उस वीडियो के अंदर हमने थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी को समझी है। उस वीडियो के अंदर हमने यह समझने की कोशिश की है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है और वो हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक डिटेल वीडियो है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन सब कुछ कंप्लीट है। तो अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और उसको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, तो वो पहले उस वीडियो को भी देख सकता है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम हाइपरथायराइडिज्म के बारे में क्या सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम यह सीखेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म होता क्या है, हाइपरथायराइडिज्म अगर किसी को हो जाए तो उसमें क्या प्रेजेंटेशंस हो सकती है, यानी क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, हाइपरथायराइडिज्म के इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी है, किस तरह हम इसको डायग्नोज करते हैं, और फिर आखिर में हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव होना, इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो जिस तरह से नॉर्मल अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो अपने हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, और भी बहुत सारे फंक्शन है लेकिन हार्मोन की प्रोडक्शन इसका मेन फंक्शन है। नॉर्मल जिस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करता है, यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म में इस कंडीशन के अंदर वो नॉर्मल फंक्शन जो है नहीं रहता। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है और हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब कौन से हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है तो इसमें हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि यहाँ पे कुछ एक हार्मोन है जिनकी प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगी और कुछ एक हार्मोन है जिसकी प्रोडक्शन कम होने लगेंगे। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर टीएसएच की प्रोडक्शन कम हो जाती है। लोगों का ये माइंडसेट बना हुआ है कि हाइपर है तो इससे मुराद ये होगा कि टीएसएच का लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि टीएसएच इज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ऐसा नहीं है। हाइपरथायराइडिज्म में जो है वो टीएसएच का लेवल कम हो जाता है, जबकि T3 T4 का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। यही हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म में। अब हम बात करेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म की प्रेजेंटेशंस कौन कौन से हैं, यानी साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं। अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो हम उसको कैसे देखते हैं, मतलब ये कि अगर एक पेशेंट आपके पास आएगा तो कैसे पता चलेगा कि ये सफर कर रहा है हाइपरथायराइडिज्म से। अच्छा, तो सबसे पहली जो चीज है इसकी प्रेजेंटेशन है वेट लॉस। वेट लॉस यानी वजन का कम होना। यहाँ पे बड़ी कमाल की बात यह है कि कमाल की बात कुछ इस तरह से है कि वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज इन एपेटाइट होता कुछ इस तरह से है कि इस तरह के पेशेंट्स में, हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स में वजन तो कम होता है लेकिन भूख ज्यादा लगती है। एक जनरल माइंडसेट है हमारा कि अगर भूख ज्यादा लगती है तो हम खुराक ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जब खुराक ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वेट गेन होगा। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में इसका सारा निजाम उल्टा चलता है। वजन कम होता है, बजाय भूख बहुत ज्यादा लगती है लेकिन फिर भी वजन कम होता है। तो इसकी प्रेजेंटेशन मतलब इंक्रीज इन एपेटाइट, वेट लॉस। उसके अलावा हीट इंटॉलरेंस। हीट इंटॉलरेंस से मुराद यह है कि शदीद गर्मी का लगना, शदीद गर्माहट का लगना। होता कुछ इस तरह से है कि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जो कि शदीद सर्दी के मौसम में भी आपके पास जब आते हैं डॉक्टर के पास, तो उनकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है कि डॉक्टर साहब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। मतलब यह है कि जनवरी फरवरी, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो जनवरी और फरवरी की बात अगर हम करें तो वो ठंडे मौसम है, सर्द मौसम है, लेकिन इन महीनों में भी इस तरह के पेशेंट्स शदीद गर्मी की शिकायत के साथ आते हैं। तो हीट इंटॉलरेंस, इंक्रीज इन एपेटाइट, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस। अच्छा, उसके अलावा क्या कुछ हो सकता है? उसके अलावा इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको हम एक्सोप्थेल्मास कहते हैं। एक्सोप्थेल्मास से मुराद ये है कि जो आई बॉल होता है वो प्रोप्टोस कर जाता है, वो आगे की तरफ निकल आता है। आपको साइड में पिक्चर नजर आ रही होगी। एक्सोप्थेल्मास के अलावा ट्रेमर। ट्रेमर इसके बड़ी जरूरी समझने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। दो तरह के ट्रेमर होते हैं, एक को हम इंटेंशनल ट्रेमर कहते हैं, एक जो होता है वो रेस्टिंग ट्रेमर होता है। इस पेशेंट में, यानी मतलब जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं उनमें रेस्टिंग ट्रेमर होता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि रेस्टिंग ट्रेमर और इंटेंशनल ट्रेमर में क्या फर्क है। देखिए, जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, मतलब हाथ, ट्रेमर से मुराद ये है कि हाथ का कांपना, हाथों का शदीद तरह से कांपना। जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनके हाथ कांपने लगते हैं। अब होता है क्या है कि इंटेंशनल और जो रेस्टिंग है उसमें फर्क यह है कि जब अगर आप कोई काम करते हैं, मसलन आप कोई गिलास उठाते हैं, कोई कप उठाते हैं, और जब आप उठाते हैं उस वक्त ट्रेमर स्टार्ट होना, और जब आपने उठाया उस वक्त ट्रेमर का खत्म होना। मतलब अगर आप रेस्ट में हाथ से कोई काम नहीं करते हैं
तब अगर ट्रेमर हो तो हम उसको रेस्टिंग ट्रेमर कहते हैं। लेकिन जब आपके हाथ कांप रहे हैं और आप कोई चीज उस हाथ से उठाते हैं और वो जो ट्रेमर है, वो जो हाथ का कांपना है वो बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो उसको हम इंटेंशनल ट्रेमर कहते हैं। तो जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें रेस्टिंग ट्रेमर होता है, मतलब आप कोई चीज उठाओगे तो आपका ट्रेमर खत्म हो जाएगा। तो ट्रेमर एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होती है हाइपरथायराइडिज्म में। उसके अलावा पेल्पिटेशंस बोलते हैं दिल की जो धड़कन है वो जोर से धड़कना, मतलब इतनी शदीद तरह से दिल धड़कने लगता है कि आपको उसकी आवाज खुद सुनाई देने लगती है, यानी दिल की धड़कन का सुनाई देने को हम पेल्पिटेशंस कहते हैं। तो जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनमें पेल्पिटेशंस भी होते हैं। उसके अलावा डायरिया होता है, शदीद किस्म का पैचेस जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स में होता है। बहुत सारे और प्रेजेंटेशंस है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता एक इंपॉर्टेंट और प्रेजेंटेशन है नेक स्वेलिंग। यहाँ पे बाज लोगों में नेक रीजन में स्वेलिंग भी हो जाती है। अब ये भी समझना जरूरी है कि सारे के सारे हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स में ये नेक स्वेलिंग डेवलप नहीं होती। कुछ एक हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये नेक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। तो ये सारी बातें थी हाइपरथायराइडिज्म के प्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके करने से हमें कंफर्म हो जाता है कि जो पेशेंट है वो सफर कर रहा है हाइपरथायराइडिज्म से। जब भी इस तरह के पेशेंट्स इस तरह की प्रेजेंटेशंस के साथ हमारे पास आते हैं तो सबसे पहली जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं वो है TFTs, जिसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। TFTs में हम 3 चीजें देखते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कहा जाता है, T3 एंड T4 देखते हैं। पहले भी स्टार्ट में इस वीडियो में मैंने बताया था कि जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें TSH का लेवल कम हो जाता है, T3 और T4 का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो जब आप TFTs की रिपोर्ट पढ़ते हो तो TSH का लेवल अगर कम है, T3 और T4 का लेवल ज्यादा है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट जो है वो सफर कर रहा है हाइपरथायराइडिज्म से। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में इसका उल्टा हो जाता है। उसके अलावा हम थायराइड स्कैन भी कर सकते हैं, नेक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ताकि ये भी देखा जाए कि कोई प्रेशर सेप्टम तो नहीं है, कहीं पे हाइपरथायराइडिज्म की वजह से कोई एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेशर तो नहीं पड़ रहा। ये सारे इसके इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। नंबर 1 जो पहली मैनेजमेंट ऑप्शन है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं जिसमें कार्बिमाजोल आता है, प्रोपाइल थायोयूरासिल आता है, और उसके अलावा जो है वो बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अब यहाँ पे मैनेजमेंट बड़ी अच्छी तरह समझनी। सबसे पहले मैंने कहा कि एंटी थायराइड ड्रग्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, ये 2 मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स के अंदर। अब होता क्या है कि मैंने कहा कार्बिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल, और बीटा ब्लॉकर्स में हम प्रोप्रानोलोल यूजुअली देते हैं, जो कि आजकल ब्रांड नाम अगर हम बात करें तो इंड्राल के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, 10 mg और 40 mg में आती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी हम कराते हैं और साथ साथ सर्जरी भी करते हैं। अब समझना ये जरूरी है कि जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि सफर करते हैं हाइपरथायराइडिज्म से, तो हम उस तरह के पेशेंट्स में हम मेडिकल ट्रीटमेंट को फॉलो करवाते हैं। सबसे पहले हमें उनको देते हैं एंटी थायराइड जो ड्रग्स है, जैसे कि कार्बिमाजोल हो गया, प्रोपाइल थायोयूरासिल हो गया। यूजुअली कार्बिमाजोल देते हैं, अगर प्रेग्नेंट वुमन नहीं है तो हम कार्बिमाजोल दे देते हैं, और साथ साथ उसको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि जो पैल्पिटेशंस है, ट्रेमर्स हैं, वो ये सारे बंद हो जाए। ये मेन 2 मेडिकेशंस है कि बीटा ब्लॉकर देना जिसमें एंड्राल मैंने बात की, प्रोप्रानोलोल, और साथ साथ कार्बिमाजोल देते हैं। अब यहाँ पे गलती हमारी क्या होती है? गलती ये होती है कि ये जो मैनेजमेंट ऑप्शन है, मेडिकल मैनेजमेंट जो है, ये कम से कम 4 to 6 मंथ इसकी ड्यूरेशन होती है। 4 से लेकर 6 महीनों तक इस मेडिसिन को आपने लेना होता है, उसके बाद जाके आपके हाइपरथायराइडिज्म में कुछ फर्क आएगा। हम गलती ये करते हैं कि 2 से 3 महीने इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उससे भी कम इस्तेमाल करते हैं इन 2 मेडिकेशन का, और फिर हमारे अंदर एक वलवला सा पैदा होता है कि हम सीधा सर्जरी करवाते हैं और या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन है यंग इंडिविजुअल्स के अंदर। सर्जरी हम ओल्ड एज के पेशेंट्स में करते हैं। ये बात बतानी जरूरी है कि हर पेशेंट के अंदर सर्जरी भी नहीं की जा सकती। ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब 40+, 40 साल से ऊपर की जो एज के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम सर्जरी करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी जो है वो भी हम हर इंडिविजुअल में नहीं करते हैं। वो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है जो कि हाइपरथायराइडिज्म से सफर कर रही होती है, उसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं। उम्मीद है मैनेजमेंट भी आपको समझ आई होगी। तो आज इस वीडियो में हमने पूरी बात की हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।